हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। आज की क्लास में अपन 12th की जो केमिस्ट्री है उसके चैप्टर सेकंड की अपन एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके ऊपर यहाँ पे लिखा है, परासरण दाब किसे कहते हैं, इसे मापने की बर्कले या हर्टले विधि को सचित्र वर्णन करना है हमको। ठीक है, इस विधि का डायग्राम मैंने आपके लिए बोर्ड पे बना के रखा है। अगर मैं इसको बनाता आपके सामने तो मेरे को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसी टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया, डायग्राम को पहले ही बना लिया है। इस विधि को सबसे पहले अपन समझेंगे, बर्कले या हर्टले विधि क्या होती है। तो इस विधि के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इस विधि के द्वारा आप किसको भी ज्ञात करोगे, परासरण दाब को भी क्या करोगे, ज्ञात करोगे। इस विधि का डायग्राम आपके सामने है। तो चलिए इस विधि के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस विधि के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपको यह आप और आपके जो फ्रेंड्स हैं वह सबसे सरल भाषा में इस चीज को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को पढ़ना क्या है, परासरण दाब किसे कहते हैं। तो परासरण दाब तो अपन बाद में देखेंगे इस डायग्राम के हिसाब से। पहले अपन इस विधि को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इस विधि को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इस विधि का वर्णन, हेडिंग आप आंसर में क्या बनाओगे, विधि का वर्णन। विधि का वर्णन देखिए, अब विधि का वर्णन जो है मैं आपको यहाँ पर पूरा नहीं लिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर क्या नहीं करूंगा, पूरा नहीं लिखाऊंगा। आपको एक व्हाट्सएप का एक लिंक मिल जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। उस लिंक पर आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। उससे आप कहाँ पहुंच जाओगे, तो आपका जो क्या है व्हाट्सएप जो ग्रुप है, क्या है जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप क्या हो जाओगे, ऐड हो जाओगे। और वहां पर आपको इसका क्या मिल जाएगा, तो आप लोग बताओ, वहां पर इसका आपको नोट्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसका नोट्स मिल जाएगा, जिसे आप वहां से क्या कर सकते हो, अपनी फेयर या नोट्स वगैरह जो आप बना रहे हो उसमें क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, चलिए इस विधि को समझते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि इस विधि का उपयोग की अगर बात करते हैं, इस विधि की किसकी बात करते हैं, अपन उपयोग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, उपयोग की। तो इस विधि का जो उपयोग होता है वह क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो आप बताओ इस विधि का उपयोग परासरण दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आप लोग बताओगे इस विधि का उपयोग परासरण दाब ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इस विधि में अब इस डायग्राम के आधार पर अपन को क्या करना है, सारी चीजों को पढ़ना है और बस कुछ नहीं है, इसी के बारे में लिखना है। देखिए, इस डायग्राम को बनाने के लिए या इस विधि से अपन परासरण दाब ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए अपन क्या क्या करते हैं, तो इस विधि में बनाने के लिए अपन सबसे पहले क्या लेते हैं, तो सबसे पहले क्या लेते हैं, अपन एक स्टील का मजबूत पात्र लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लोगे, एक स्टील का मजबूत पात्र लेते हैं। यानी इस विधि में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक स्टील का मजबूत पात्र लेते हैं। या समझ में आया। अब इस स्टील के मजबूत पात्र के मध्य, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच में। इस पात्र के मध्य मतलब बीच में। यहां पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कॉर्क लगा होगा, मैं बना नहीं पाया, देखिए यहाँ पर। और इस पात्र के मध्य में, मध्य का मतलब इसके बीच में अपन क्या लगा देते हैं, तांबे का छिद्रित पाइप फंसा देते हैं। क्या फंसा देते हैं, तांबे का छिद्रित पाइप फंसा देते हैं। छिद्रित का मतलब होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं। और इस तांबे के छिद्र पाइप के चारों ओर, और इस तांबे के छिद्रित पाइप के चारों ओर, मतलब यह आपका पाइप है, तो इसके क्या आप लोग बताओगे, चारों ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली लपेट देते हैं। अब अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली मैंने आपको पहले ही बताया था, जो क्वेश्चन उसमें पढ़ाया था स्टार्टिंग में तभी बताया था। क्या लगा देते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा देते हैं, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। अब आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे, जो कॉपर फेरोसाइनाइड है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है, वह प्राकृतिक है या कृत्रिम है। कैसी है, कृत्रिम है या प्राकृतिक है, मतलब जो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब अर्ध पारगम्य झिल्ली जो है लगा देते हैं, जो किसकी बनी होती है, कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। इसके बाद इसमें क्या करते हैं अपन, इस पात्र के ऊपर की ओर, कहां पे, ऊपर की ओर क्या करते हैं, एक पिस्टन, एक क्या पिस्टन और एक दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, एक पिस्टन तथा एक दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। ये तो आपको इसके लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस तांबे के छिद्र पाइप में जल कुंड की सहायता से, किससे, यहाँ पे लिखा है जल कुंड की सहायता से क्या भर देते हैं, जल भर देते हैं। जल कुंड की सहायता से क्या भरेंगे, जल भरेंगे। तो इस तांबे के छिद्रित पाइप में क्या आ जाएगा, जल आ जाएगा।
और इसके लेवल को चेक किया जाता है केस्का नली से। यानी आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे तांबे के छिद्रित पाइप की एक ओर केस्का नली लगा देते हैं जो कांच की बनी होती है, तथा दूसरी ओर जल कुंड लगा देते हैं जिसमें जल भरा होता है। जिसमें क्या भरा होता है? जल भरा होता है। अब अपन इस जल कुंड की सहायता से इस तांबे के पात्र में क्या भरेंगे? जल भर देंगे और इस पिस्टन को ऊपर से खोलकर, यहाँ से क्या करेंगे? इस पिस्टन को खोलकर इसमें ऊपर से भर देंगे अपन शक्कर का सांद्र विलयन, जो ऊपर और नीचे आ जाएगा, दोनों पार्ट में क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो पिस्टन को हटाकर ऊपर से पिस्टन को खोलकर क्या भर देंगे? इसमें शक्कर का सांद्र विलयन भर देते हैं। अब देखिए, जल कुंड की सहायता से इसमें क्या आ गया? बीच में तांबे के पात्र में पाइप में जल आ गया और इसमें शक्कर का क्या है? सांद्र विलयन। तो आप लोग वैसे जानते हो जल की जो सांद्रता है, जल की सांद्रता क्या होगी? कम होगी, और शक्कर के विलयन की सांद्रता, सांद्र विलयन की सांद्रता कैसे होगी? ज्यादा होगी। तो जो शक्कर का विलयन उसकी सांद्रता ज्यादा और जल की सांद्रता कम, तो यहां से जल के कण इस अर्धपारगम्य झिल्ली से, किससे? इस अर्धपारगम्य झिल्ली से निकलते हुए कहां चले जाएंगे? शक्कर के सांद्र विलयन में चले जाते हैं। मतलब अब जैसे इस पिस्टन को क्या करेंगे? खोलेंगे, शक्कर का सांद्र विलयन बढ़ेंगे, वापस इस पिस्टन को क्या करेंगे? लगाएंगे, तो इसमें क्या होगा? इसमें परासरण की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी। और परासरण में क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था, परासरण में यही होता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः गति करते हैं, मतलब अपने आप गति करते हैं। तो यहाँ पर एक कम सांद्रता वाला, ये अधिक सांद्रता वाला, तो यहाँ से कम सांद्रता वाले विलयन में से जो विलायक के कण है, मतलब जो जल के कण है, वो किस में चले जाएंगे? शक्कर के सांद्र विलयन में चले जाएंगे। तो इसके अंदर जो तांबे का जो क्या है? तांबे का छिद्र पाइप, इसके अंदर जल का स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जल का स्तर इसके अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन शक्कर के सांद्र विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ से जल निकल के कहाँ चला गया? शक्कर के सांद्र विलयन में चला गया। तो इसमें जल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जल का स्तर क्या हो जाएगा? इसमें कम हो जाएगा और शक्कर के सांद्र विलयन की मात्रा बढ़ जाएगी। शक्कर के सांद्र विलयन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। और जैसे जैसे शक्कर के सांद्र विलयन की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे इसमें मात्रा बढ़ेगी, तो यहाँ पर जो पिस्टन लगा है, यहाँ पर जो क्या लगा था? पिस्टन पहले नीचे था, अब खिसक खिसक के कहाँ चला गया? बिल्कुल ऊपर से क्या होगा? सट जाएगा। बिल्कुल ऊपर से क्या हो जाएगा? सट जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा, यदि इस पिस्टन को नहीं रोका जाए तो इसके अंदर इतना प्रेशर बनेगा कि इस पिस्टन को कहाँ निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। तब अपन को क्या लगाना पड़ेगा? इस पर बाहर से दाब लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बाहरी दाब लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही अपन इसमें बाहरी दाब लगाएंगे, तो इसके अंदर जो परासरण की क्रिया हो रही थी, वह इसमें क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। और जो अपन ने बाहरी जो प्रेशर लगाया, क्या लगाया? प्रेशर। अब इस प्रेशर को कितना अपन ने प्रेशर लगाया, उसको आप दाब मापी यंत्र के द्वारा क्या कर सकते हो? माप लोगे, मतलब उसकी रीडिंग कर लोगे, उसको मेजरमेंट कर लोगे कि आप कितना बाहरी दाब लगाया है, कितना क्या लगाया है? बाहरी दाब लगाया है। किस पर? पिस्टन पर। तो वही आपका क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परासरण दाब हो जाएगा। समझ में आया होगा चित्र की सहायता से आपको आसानी से। ठीक है, चलिए अब मैं दोबारा से रिपीट करता हूं इसको एक बार आपके सामने। देखिए, इस विधि में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? स्टील का एक मजबूत पात्र लेते हैं। इस विधि में हम सबसे पहले क्या लेते हैं? स्टील का एक मजबूत पात्र लेते हैं, जिसके मध्य का मतलब होता है बीच में तांबे का छिद्रित पाइप फंसा देते हैं। जिसके मध्य में तांबे का क्या फंसा देते हैं? छिद्रित पाइप फंसा देते हैं। और इस तांबे के छिद्रित पाइप के चारों ओर, और इस तांबे के छिद्रित पाइप के चारों ओर अर्धपारगम्य झिल्ली लपेट देते हैं। क्या लपेट देते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली लपेट देते हैं, जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। जो किसकी बनी होती है? कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। अब देखिए, अब हम इस तांबे के पाइप के एक ओर जल कुंड लगा देते हैं जिसमें जल भरा होता है, तथा दूसरी ओर केस्का नली लगा देते हैं जो कांच की बनी होती है। एक ओर क्या लगा देंगे? केस्का नली लगा देते हैं जो किसकी बनी होती है? कांच की बनी होती है, तथा दूसरी ओर जल कुंड लगा देते हैं जिसमें क्या भरा होता है? जल भरा होता है। और इस पात्र के ऊपर की ओर एक पिस्टन तथा एक दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। और इस पात्र के ऊपर की ओर एक पिस्टन तथा एक दाब मापी यंत्र लगा देते हैं। एक पिस्टन तथा एक दाब मापी यंत्र क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। अब इसके बाद क्या किया जाता है? इस तांबे के छिद्रित पाइप में जल कुंड की सहायता से क्या भरा जाता है? जल भरा जाता है। इस तांबे के छिद्रित पाइप में जल कुंड की सहायता से जल भर देते हैं। अब इसका स्तर किससे पता चलता है? तो आप लोग बताओ। केस्का नली से। केस्का नली अगर भर गई है तो क्या हो गया? इसका तांबे का पाइप पूरा क्या हो जाएगा? भर जाएगा। तो केस्का नली इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? ताकि पता चल सके या पूरी तरह भर गया है या नहीं भरा है। ठीक है, अब देखिए, और अपन इस पात्र के जो पिस्टन है, पिस्टन को खोलकर ऊपर से क्या भर देते हैं? शक्कर का सांद्र विलयन भर देते हैं और इस पिस्टन को पुनः लगा देते हैं।
और इस पिस्टन को कहाँ लगा देते हैं, पुनः लगा देते हैं। जब जैसे ही आप इस पिस्टन को पुनः मतलब दोबारा से बंद करोगे तो इस पात्र के अंदर परासरण की क्रिया हो जाती है, जिसके कारण जो जल के कण होते हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए, मतलब इस अर्धपारगम्य झिल्ली से होते हुए शक्कर के सांद्र विलयन में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। शक्कर के सांद्र विलयन में क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे परासरण होने के कारण, जिसके कारण जलकुंड तथा केशिका नली में जल का स्तर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जलकुंड तथा केशिका नली में जल का स्तर क्या हो जाएगा, आप लोग बताओ, घट जाएगा। लेकिन शक्कर के सांद्र विलयन की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। शक्कर के सांद्र विलयन की मात्रा बढ़ जाती है। अब जैसे शक्कर के सांद्र विलयन की मात्रा बढ़ेगी तो यह पिस्टन कहाँ खिसकेगा, ऊपर खिसकेगा। अब इस पिस्टन को खिसकने से रोकने के लिए, मतलब ऊपर सरकने लगता है, अब इसको रोकने के लिए आप क्या लगाओगे, बाहरी दाब लगाओगे, और इस दाब को आप दाब मापी यंत्र के द्वारा माप सकते हो। अब इसी जो बाहरी दाब लगाया है इसी को आप कहोगे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, परासरण दाब कहते हैं। आई होप आपको यह विधि समझ में आई होगी। इसके नोट्स के लिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा जिसमें आप ग्रुप में ज्वाइन करिए उसको, और उसमें आपको क्या मिल जाएगा, इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, आप उसमें मैसेज डालिए, आपको उसमें नोट्स मिल जाएगा। चलिए, अब इस विधि के अगर अपन बात करते हैं लाभ की, किसकी बात करते हैं, इस विधि के कुछ लाभ हैं। इस विधि के क्या है, कुछ लाभ हैं। इस विधि के लाभ क्या है, तो सबसे पहले याद रखना है, इसका पहला लाभ यही है, इसके द्वारा क्या लिखोगे, इसके द्वारा परासरण दाब का मान सही कोष्ठक में लिखोगे सटीक प्राप्त होता है। सही कोष्ठक में क्या लिखोगे, सटीक प्राप्त होता है। पहला लाभ यही हो गया, यानी इस विधि से जब आप परासरण दाब को मेजर करते हो, मतलब मापते हो, तो उसमें क्या होता है, काफी गलती बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब सही एवं सटीक प्राप्त होता है। अगला, इस विधि द्वारा परासरण दाब को ज्ञात करना बहुत कम समय लगता है। क्या लिखोगे, इस विधि द्वारा परासरण दाब को ज्ञात करने में, परासरण दाब को ज्ञात करने में सबसे कम समय लगता है। क्या होता है, सबसे कम समय लगता है। मतलब दो लाभ आपको मैंने बताई, इसके द्वारा परासरण दाब का एवं सही एवं सटीक मान प्राप्त होगा। दूसरा, इस विधि के द्वारा परासरण दाब को ज्ञात करने में सबसे कम समय लगता है। अगला लाभ है, इस विधि के द्वारा तनु तथा सांद्र दोनों प्रकार के विलयनों का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। क्या लिखोगे, अगला, इस विधि के द्वारा तनु एवं सांद्र दोनों प्रकार के विलयनों का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा तनु का मतलब होता है जो पतले होते हैं, सांद्र का मतलब होता है जो गाढ़े होते हैं। मतलब इस विधि के द्वारा आप तनु एवं सांद्र दोनों प्रकार के विलयनों का परासरण दाब क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ये आपके इसके क्या हो गए, 3 लाभ हो गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके बाद परासरण दाब की परिभाषा समझा रहा हूँ, और इसकी एक हानि है, हानि आप यहाँ पर लिख लीजिए। इसकी हानि आपको ऊपर लिख लेना है, इस विधि का उपकरण आकार में बहुत बड़ा होता है। क्या लिखोगे, हानि, हानि यहाँ पर लिखिए। देखिए, इसकी केवल एक ही हानि है। देखिए, इस विधि का उपकरण आकार में बहुत बड़ा होता है। इस विधि का उपकरण आकार में बहुत बड़ा होता है, जिसे व्यवस्थित करना, जिसे क्या करना, व्यवस्थित करना बहुत
ज्यादा कठिन होता है। देखिए इस विधि का जो उपकरण है, मतलब यह जो डिवाइस है, उपकरण है, यह आकार में बहुत बड़ा होता है, जिसके कारण से व्यवस्थित करना क्या होता है, जिसके कारण से व्यवस्थित करना अत्यंत क्या होता है, कठिन होता है, या बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कठिन होता है। तो इस विधि का आपको मैंने परिभाषा, लाभ और हानि तीनों चीजें बता दी हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद मैं आपको परासरण दाब की परिभाषा समझा रहा हूँ। जल्दी से आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा। अगर आपने नहीं ले पाया है तो आप इसे क्या करिए, वीडियो को रोक के या फिर दोबारा से बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अगली मैं इसके बाद परासरण दाब की परिभाषा लिख पाता हूँ। आपके पास क्वेश्चन क्या था, बर्कले हर्टले विधि आपकी यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या लिखना है, परासरण दाब की परिभाषा। क्या देखना है, परासरण दाब की परिभाषा। देखिए हेडिंग लगाओगे परासरण दाब। क्या लिखोगे, परासरण दाब। सबसे पहले इसे हम पाई, इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम पाई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए यह क्वेश्चन को केवल अच्छा दिखाने के लिए लिखा है, तथा इसे निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। लिखिए इसकी मेन जो परिभाषा है, लिखिए पिस्टन पर लगाया गया बाहरी दाब जो पात्र के अंदर हो रही परासरण क्रिया को रोक देता है, उसे परासरण दाब कहते हैं। परिभाषा समझ में आई होगी। मतलब अपन ने जो पिस्टन पर जो क्या लगाया है, जो बाहरी दाब लगाया है, मतलब बाहर से जो प्रेशर लगाया गया है, मतलब पिस्टन पर लगाया गया है बाहरी दाब, जो इस पात्र के अंदर हो रही कौन सी क्रिया, परासरण की क्रिया को क्या कर दे, रोक दे। मतलब एक टेम्पर दाब इतना आएगा जो इसके अंदर परासरण की क्रिया को क्या कर देगा, रोक देगा। तो पिस्टन पर लगाया गया वह बाहरी दाब जो इस पात्र के अंदर हो रही परासरण की क्रिया को क्या कर देता है, रोक देता है, उसी को अपन परासरण दाब कहते हैं, तथा इसे पाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपकी यह बर्कले एवं हर्टले विधि समाप्त होती है। मैंने आपको परासरण दाब समझाया, बर्कले हर्टले विधि की परिभाषा समझाई, इसके लाभ समझाए तथा इसकी हानियां लिखाई। ठीक है। आपको इससे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। हालांकि यह क्वेश्चन ज्यादातर कम ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, अगर अभी के टाइम पे देखा जाए तो। लेकिन फिर भी हमारा पढ़ाने का काम है, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िए। अगर आपको बोर्ड में आ भी जाता है तो आपको कोई भी नंबर काटने के चांस नहीं है। ठीक है। तो चलिए आप बस इतना ही पढ़ना है, और इस विधि के द्वारा आप क्या ज्ञात कर सकते हो, परासरण दाब ज्ञात कर सकते हो। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।